Hey friends, if you really want to make your learning easy, then do subscribe and press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स। आज हम यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये है किसके बारे में? इट इज अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं या इस पूरे लेक्चर में हम बोलेंगे बीओपी। तो आफ्टर ऑल ये बीओपी है क्या? बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जो कि एक कंट्री की जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उन्हें रिकॉर्ड करता है एक साल के पीरियड के लिए। तो बीओपी अकाउंट्स में क्या लिखा है? मैंने सेम चीज लिखी है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दैट शो और रिकॉर्ड द मॉनेटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि अगर मैं इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करूं तो इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है? द ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व मनी। ठीक है, मनी। और क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है तो यहां पर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज लास्ट लेक्चर में ही, लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। ठीक है, सो अब मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, ओके। दूसरा वर्ड यूज किया था मॉनेटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने एग्जांपल ले लिया इंडिया के जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, पाकिस्तान, यूएसए एक्सेट्रा, इन सब के साथ जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी इट विल इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज, है ना। इंडिया में तो ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है, सो जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस होंगी इनमें क्या लगेगा? फॉरेन एक्सचेंज। तो इसको किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? बीओपी या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये मॉनेटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है क्या? सो ये वाला नीचे वाला ब्लॉक देखिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज, कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा एक्सचेंज क्या होते हैं? गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज वहां से भी यहाँ आ सकते हैं, है ना, यानी दूसरी कंट्री से भी यहाँ आ सकते हैं और हमारी कंट्री से भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये हम शुरू वाले चैप्टर्स में। एंड एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स, तो मैंने यहाँ लिखा है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में पहला जो कंपोनेंट है दैट इज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स किसका? तो हमारे पास एक डायरेक्ट सा एक थॉट आता है कि गुड्स का, बट क्या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज लिमिटेड टू गुड्स ओनली, टैंजिबल गुड्स ओनली? नो, सिर्फ गुड्स का नहीं, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के आगे मैंने लिख दिया है गुड्स एंड साथ ही में उसके लिखा है सर्विसेज। एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब मैं बीओपी अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिकॉर्ड करती हूँ गुड्स का, इसको बोला जाता है विजिबल ट्रेड। व्हाई? बिकॉज गुड्स को हम जनरली देख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, दे आर टैंजिबल, है ना। और सर्विसेज जो होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? इनटैंजिबल फॉर्म में, जनरली इनविजिबल फॉर्म में। सपोज कीजिए इंडिया बाहर की किसी कंट्री से एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट लेती है सर्विसेज का, सपोज इंश्योरेंस सर्विसेज का, तो क्या आप उसको देख सकते हैं कि सर्विसेज वहां से यहाँ आ रही है? नो, है ना। तो इसलिए सर्विसेज को हम काउंट करते हैं इनविजिबल ट्रेड में। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा और क्या आता है? इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। तो पहले मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स है, साथ ही में वर्ड लगा है इंटरनेशनल, यानी कि हमारी बाउंड्री
उससे बाहर ये सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, मतलब उसके बाहर जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो या तो हम सेल कर रहे हैं एसेट्स का या फिर परचेज कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो किस में रिकॉर्ड होगा? बीओपी या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। अब जब मैं वर्ड यूज करती हूँ एसेट्स, तो इसमें कौन से एसेट्स आते हैं? हम बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें। बट क्या एसेट्स इसी तक लिमिटेड हैं? द आंसर इज नो। ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया, प्लांट एंड मशीनरी, एयरक्राफ्ट, ये सब किस में आएंगे? आपके रियल एसेट्स। ओके, लेकिन इसके अलावा भी एक और कैटेगरी ऑफ एसेट्स है जो कि हम ट्रेड करते हैं कंट्रीज के साथ, एंड दोज एसेट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट्स हो गए और आपके रियल एसेट्स हो गए। अब क्योंकि ये एक बीओपी अकाउंट है, इसके आगे एक वर्ड लग गया है अकाउंट, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। उससे पहले एक बारी ब्रीफली चेक कर लेते बीओपी अकाउंट में ये जो पूरा हमने पढ़ा है, इसको ब्रीफ हम 2-3 लाइन में बोलते हैं, है क्या? BOP account thus records all the receipts and payments of Forex. Forex का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, इसका मतलब उसकी अपनी करेंसी नहीं। यहाँ पर किसका यूज होगा? फॉरेन एक्सचेंज, विच इज नोन एज फॉरेक्स और फॉरेन करेंसी। तो बीओपी अकाउंट में अल्टीमेटली किसकी रिकॉर्डिंग होगी? इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स। और रिकॉर्ड हम क्या करेंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। जैसे कि हमने एक्सपोर्ट किया है ना, तो हमें रिसीव हुई, किसकी रिसीव हुई? फॉरेक्स की, फॉरेन करेंसी की। और अगर हमने इंपोर्ट किया, किसी कंट्री से सामान मंगवाया है, तो हमको उन्हें फॉरेक्स देना पड़ेगा। तो बीओपी अकाउंट में रिसीप्ट एंड पेमेंट किसकी रिकॉर्ड होती है? फॉरेक्स की। रिसीप्ट्स हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट आइटम के तौर पर। और पेमेंट्स हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट आइटम के तौर पर। लास्ट इसमें एक और लाइन लिखी है, BOP reflects the performance of a country with rest of the world। क्योंकि इसमें BOP अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किसके साथ रिकॉर्ड हो रही है? एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो बीओपी अकाउंट से हमें पता चलता है एक कंट्री की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अदर कंट्रीज के साथ कैसी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस उस कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसी है। अब आ जाते हैं इसके मेन पार्ट पर, कंपोनेंट्स। इसके कुछ 3 कंपोनेंट्स हैं, और अगर हो सकता है बुक में इसको ये 2 कंपोनेंट्स भी दिख रहे हो, एंड उसका रीजन है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं देखूं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स मैंने शो किए हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट, एंड द थर्ड इज ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये वाला कंपोनेंट यानी कि करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, ये जो अकाउंट है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कभी कभी तो इसको कैपिटल अकाउंट के साथ ही शो कर दिया जाता है, अलग से शो नहीं किया जाता, और कभी कभी इसको अलग से भी शो कर दिया जाता है और कैपिटल अकाउंट के साथ शो नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन जब ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की मैं बात करती हूँ तो हमेशा ये सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला आपका करंट अकाउंट और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है अभी पढ़ेंगे कि इन अकाउंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ऊपर से डिफरेंस क्या है। आपको याद है फ्यू चैप्टर्स पहले हमने ये पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसमें जब हम बात करते थे स्टार्ट होती थी बात कि एसेट या लाइबिलिटी का स्टेटस चेंज हो रहा है क्या,
तो आप इस वर्ड के साथ फेमिलियर हैं कि एसेट और लायबिलिटी का स्टेटस चेंज होने का क्या मतलब होता है। तो करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कि एसेट या लायबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती। एक कंट्री की एसेट या लायबिलिटी को ना तो घटाती हैं ना ही उसको बढ़ाती हैं। दूसरा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी कोई चेंज ही नहीं हो रही, तो इसलिए फ्यूचर क्लेम्स भी कोई नए क्रिएट नहीं होते। अभी के लिए आप ये देखो, आज के लेक्चर में वैसे भी हम करंट अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे, उस टाइम पे मैं आपको इसके एग्जांपल भी दे दूंगी कि कौन से केसेस में एसेट और लायबिलिटी का स्टेटस चेंज होगा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। इसके कंट्रास्ट में ये अपोजिट है, यानी कि इसमें वो वाली ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगी जिनकी वजह से एक कंट्री का एसेट और लायबिलिटी स्टेटस क्या होता है, चेंज होता है। सो आई हैव मार्क्ड अ टिक। ओके। दूसरा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी का जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है, इसलिए उस कंट्री के लिए क्या हो जाते हैं, फ्यूचर क्लेम्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ओके। लास्ट अकाउंट देखो, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। मैंने पहले ही बोला ये अकाउंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है भी नहीं, और इसमें बैलेंस शो किया जाता है। जैसे कि करंट अकाउंट की कुछ रिसीप्ट्स और पेमेंट्स होंगी, है ना। कैपिटल अकाउंट में कुछ रिसीप्ट्स और पेमेंट होंगी। अब उन रिसीप्ट जनरल भी जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर हो, हमारे एक्सपेंसेस और इनकम ये सारी हो, तो उनको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, और डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट है, ये पूरे बीओपी अकाउंट के बैलेंस को शो करेगा। तो मैंने लिख दिया इट शोज द बैलेंस। ओके। अगेन अभी इन सभी अकाउंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में द फोकस इज ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेक्स। बात सिंपल सी है, रिसीप्ट और पेमेंट तो रिकॉर्ड होगी ही, ठीक है। दूसरा, पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो वाले आइटम्स जो कि एक कंट्री के एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करते। इम्पैक्ट करने का क्या मतलब है, चेंज करना, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो मैंने यहाँ पे साइंस बनाया कुछ, देखो एसेट ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, क्रॉस लगा है इसके आगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही लायबिलिटी ना तो इंक्रीज हो रही ना ही डिक्रीज हो रही। सो ये वाले जो आइटम्स होंगे वो किस में आएंगे, आपके करंट अकाउंट में। नाउ एक बारी ऊपर से देख लेते हैं कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें किस टाइप की ट्रांजैक्शंस इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। ये ब्रीफ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज एक्स एंड एम ऑफ गुड्स, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि गुड्स कैसे होते हैं, हमारे लिए विजिबल होते हैं। जब गुड्स किसी भी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको देखा जा सकता है, जैसे कि सेल फोन्स, ठीक है, और कुछ आइटम्स हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, हैंडलूम यहाँ का बहुत फेमस हो सकता है बाहर जाए, ठीक है। तो ये गुड्स मर्चेंडाइज विजिबल हैं जब ये बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसलिए गुड्स को किस में काउंट किया जाता है, विजिबल ट्रेड में। बट व्हाट अबाउट सर्विसेज, तो सेकेंड कंपोनेंट यही बनता है कि इसमें हम काउंट करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज इनविजिबल नेचर की होती हैं, किसी कंट्री से इंश्योरेंस हमने फैसिलिटीज ली हैं, सर्विसेज ली हैं, अदर फैसिलिटीज ली हैं, तो दे आर नॉट विजिबल, ठीक है। वो बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए तो आपको नहीं दिख सकती, या सिंपली हैविंग द बेनिफिट ऑफ दोज सर्विसेज हियर इन योर कंट्री, ठीक है। तो इसलिए इन सर्विसेज के ट्रेड को क्या बोला जाता है, इनविजिबल ट्रेड। क्लियर हुआ? थर्ड और लास्ट कंपोनेंट जो है करंट अकाउंट में जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो है आपके करंट ट्रांसफर्स। हमेशा आप ध्यान रखेंगे इसमें भी करंट आगे वर्ड आता है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट ट्रांसफर्स को हम किस में लें,
कैपिटल अकाउंट में लेना है कि करंट अकाउंट में लेना है, तो इसको याद करने का यही तरीका है। नाम के आगे क्या आ रहा है, करंट, तो इसको ऑटोमेटिकली आप करंट अकाउंट में डालिए, रिकॉर्ड कीजिए। करंट ट्रांसफर्स होते क्या है, इसके साथ लिखा है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी करंट ट्रांसफर्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं। यूनिलेटरल का उल्टा होता है बाईलेटरल। यूनि मीन्स सिंगल एंड बाई मीन्स इन्वॉल्विंग टू, एनी ऑफ द टू थिंग्स, है ना, यानी इन्वॉल्विंग टू थिंग्स। यूनिलेटरल मतलब कि हमने किसी को कुछ पैसे दिए, गिफ्ट्स दिए, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। जैसे कि आप एक्सपोर्ट देखो या इंपोर्ट देखो, तो एक्सपोर्ट में हमारी कंट्री से गुड्स जा रहे हैं, है ना, रिटर्न में भी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना। सेम इज इन द केस ऑफ सर्विसेज। लेकिन ये वो वाले ट्रांसफर्स हैं, सपोज करो किसी कंट्री ने इंडिया को कोई गिफ्ट दे दिया मॉनेटरी फॉर्म में, ठीक है, तो गिफ्ट दे दिया, तो क्या रिटर्न में मुझे उसे कुछ देना है, यानी इंडिया को उसे कुछ देना है? द आंसर इज नो। ऐसे जो ट्रांसफर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, या फिर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वन साइडेड ट्रांसफर्स। ओके, ठीक है, तो अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। पहला कंपोनेंट जैसे हमने डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड। और इसके एग्जांपल क्या है, सपोज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सेल फोन्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज वाले को ऑटोमेटिकली, अब आप समझ ही रहे हैं इसको, कि इसको हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड। लेकिन बीओपी अकाउंट में सर्विसेज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला पार्ट है आपका फैक्टर सर्विसेज और दूसरे हैं आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज क्या है, चैप्टर 1 जो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, यूनिट 1 जो हमारी इंट्रोडक्टरी यूनिट थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि हम कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज होती हैं जो इनसे अराइज हो रही है, इन 4 FOPs से। और नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी हैं, जो इनके अलावा कोई भी अदर सर्विसेज है उसको हम नॉन फैक्टर सर्विसेज में डाल देते हैं। फैक्टर सर्विसेज के केस में फैक्टर सर्विसेज या तो हम यूज कर रहे होंगे किसी और देश की, या फिर कोई और नेशन हमारे देश की FOPs यूज कर रहा होगा, है ना। तो दोनों ही केस में हमारे लिए पेमेंट्स अराइज हो सकती है या फिर इनकम्स अराइज हो सकती हैं। तो फैक्टर पेमेंट्स हो गई, फैक्टर इनकम्स हो गई। फैक्टर इनकम्स यानी कि अगर कोई अदर कंट्री हमारे FOPs यूज कर रही है तो वो हमें रिटर्न में क्या देगी, फैक्टर इनकम्स। तो वो रिकॉर्ड होंगी आपकी रिसीट्स में। और अगर हम किसी कंट्री के FOPs यूज कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में हम उन्हें पेमेंट्स करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में डेफिनेटली, एंड उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट में। इसी को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि या तो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी या फिर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। इन्वेस्टमेंट इनकम या इन्वेस्टमेंट पेमेंट क्या होगी कि लैंड के ऊपर क्या दिया जाएगा, रेंट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंड जो एंटरप्रेन्योर है क्योंकि अपने स्किल्स लगाए हैं, आइडियाज लगाए हैं, तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट 4th जो FOP बचता है वो है लेबर। लेबर को क्या दी जाती है, वेजेस। ठीक है, और 3rd कंपोनेंट था करंट ट्रांसफर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि या तो हमने किसी कंट्री को एक तरफा मतलब मॉनेटरी कुछ फॉरेन एक्सचेंज में दिया, ठीक है, या फिर उस कंट्री से हमें कुछ रिसीव हुआ। तो वैसा यूनिलेटरल या एक तरफा ट्रांसफर को हम किस में डालते हैं, करंट ट्रांसफर्स में। अब देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। कि करंट अकाउंट है, आफ्टर ऑल इस एक अकाउंट का हमेशा किस बारे में बात होती है, उसका बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ रिसीप्ट्स होंगी, कुछ पेमेंट्स होंगी। ठीक है, तो इसका बैलेंस कैसे देखा जाएगा, 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं 4 के, इसमें से लास्ट है हमारा करंट अकाउंट बैलेंस, लेकिन ये 4 पैरामीटर्स हैं। आप इनको ये मत समझिए 4 हेड्स, नो, दीज आर जस्ट 4 पैरामीटर्स। ठीक है, पहला है ट्रेड बैलेंस।
ट्रेड बैलेंस को हम मर्चेंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं। मर्चेंडाइज या ट्रेड जो है, दिस वर्ड मीन्स गुड्स, ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स के बारे में यहां पर इस पैरामीटर में बात हो रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, या तो डेफिसिट की सिचुएशन होगी या फिर सरप्लस में। जब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे तब हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि या तो बीओपी का स्टेटस एक बीओपी डेफिसिट हो सकता है, ठीक है, जो कि एक कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं होता, या फिर उसका बैलेंस सरप्लस में हो सकता है जिसको बीओपी सरप्लस बोलते हैं, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन, एक बहुत अच्छा साइन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बीओपी, पूरे बीओपी अकाउंट की तो बात नहीं कर रहे, पूरे करंट अकाउंट की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, ठीक है। तो गुड्स की जगह वर्ड यूज हो जाता है ट्रेड, ठीक है, और ट्रेड की पोजीशन भी कैसी हो सकती है, या तो डेफिसिट की या फिर सरप्लस की। डेफिसिट यानी कि कंट्री के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है। क्या मतलब होता होगा? एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है। ट्रेड सरप्लस रिवर्स सिचुएशन है, एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। क्लियर हुआ? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज द ट्रेड बैलेंस। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। अब बात तो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन एंड डेफिनेटली बैलेंस है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही होगा, है ना। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि सर्विसेज में अभी हमने देखा था कि सर्विसेज दो टाइप की हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। लेकिन जो ये सेकंड पैरामीटर है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस वाला, ये गुड्स को तो पूरा कंसीडर करता है, लेकिन सर्विसेज में केवल नॉन फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड करता है ये पैरामीटर। मैं करंट अकाउंट बैलेंस की बात नहीं कर रही हूं अभी, वो लास्ट है, ठीक है। हम गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो एसएन का क्या मतलब है? नॉन फैक्टर सर्विसेज ओनली, गुड्स तो है ही साथ में, ठीक है। द नेक्स्ट इज इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल क्या मतलब होता है? सर्विसेज, है ना। तो इसमें हम दोनों सर्विसेज ले लेंगे, कौन कौन सी? फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। प्लस देखो ये आ गया ना, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर। बैलेंस वर्ड का क्या मतलब है? रिसीट माइनस पेमेंट, ठीक है, रिसीट माइनस पेमेंट। लास्ट में इसी में हम इनविजिबल वाले में ऐड कर देते हैं करंट ट्रांसफर्स को भी। क्लियर हुआ? तो इनविजिबल बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। क्लियर हुआ? लास्ट इज करंट अकाउंट बैलेंस, जो कि मेन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट बैलेंस है तो उसे तो गुड्स का भी अकाउंट लेना है, उसे सर्विसेज का भी अकाउंट लेना है, फिर सर्विसेज में भी उसको फैक्टर सर्विसेज भी चाहिए और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी चाहिए और करंट ट्रांसफर भी चाहिए। यानी कि ये जो हमने तीनों हेड्स किए थे, इन तीनों की बात होनी चाहिए करंट अकाउंट बैलेंस में। तो ये ऐसा ही है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, यानी कि आपका फर्स्ट पैरामीटर ट्रेड बैलेंस, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बैलेंस के बारे में बात करते हैं, प्लस आपका इनविजिबल बैलेंस जिसमें हम दोनों टाइप की सर्विसेज प्लस आपके करंट ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज हमने बीओपी का इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा है, उसके कंपोनेंट्स एंड हमने करंट अकाउंट को और उसके बैलेंस को डिटेल में पढ़ा है। सो आई होप ये वीडियो और ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स फॉर मोर वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स। थैंक यू।